हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सो एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम में आने वाले एक पर्टिकुलर यूनिट के सिलेबस के बारे में। तो देखो, यहाँ पर राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर में आपसे वेरियस काइंड ऑफ यूनिट्स पूछी जाती हैं, उनके वेरियस काइंड ऑफ टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए जाते हैं या पूछे जाते हैं। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उन्हीं यूनिट्स में से दो ऐसी यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। इन दो यूनिट्स के नाम आपके सामने स्क्रीन पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं। पहली यूनिट है फूड माइक्रोबायोलॉजी और दूसरी यूनिट है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स को आप फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आप इनके इनडेप्थ सिलेबस में जाएंगे तो आप सेम वही टॉपिक्स को पाएंगे जो कि आप फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं। तो आगे आइए चलते हैं और देखते हैं इन दोनों यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाने हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों यूनिट्स का क्या वेटेज होने वाला है इस पर्टिकुलर एग्जाम में। वेटेज की अगर हम बात करें तो अबाउट मोर देन 20% ऑफ टोटल मार्क्स आप इन्हीं दो यूनिट से स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, इससे यह पता चलता है कि ये जो दो यूनिट है बहुत ज्यादा स्कोरिंग है आपके लिए। आगे देखो, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था 2023 में, जिसकी वैकेंसी आपको 2022 में देखने को मिली थी, वहां पर इससे 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक, तो इससे यह पता चलता है कि आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस आपको 30 क्वेश्चंस इन दोनों पर्टिकुलर यूनिट से देखने को मिलेंगे। आगे देखो, अब बात करें टोटल नंबर ऑफ यूनिट की, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट आपके सामने होती है 11, जिसमें से पार्ट ए में 3 यूनिट्स आपसे पूछी जाती हैं और पार्ट बी में आपसे टोटल 8 यूनिट्स पूछी जाती हैं। आगे देखो, अब आरपीएससी एफएसओ के लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर में जो कट ऑफ गया वो था 55% ऑफ टोटल मार्क्स। अब ये 55% ऑफ टोटल मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ का मार्क्स कितना था, तो देखो यहां पर जो मार्क्स कट ऑफ का था वो था 83 मार्क्स। ये है आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ। तो आउट ऑफ 150 आपको 83 मार्क्स अगर आपने पाए होंगे तो आपका सिलेक्शन यहां पर हो गया। ठीक है, तो हम यहां पर 83 के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे हैं, हम 55 to 60% के अकॉर्डिंगली अगर आपको बोलें कि 55 to 60% भी अगर आप मार्क्स को गेन कर लेते हो तब भी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। अब आइए आगे देखते हैं इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा, ये एग्जाम बेसिकली 2 पार्ट में होता है। आपको जो पार्ट ए देखने को मिलता है उसमें आपको जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर 40 होते हैं, 1 मार्क्स ईच होते हैं, यानी टोटल 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के। अब देखो, इसकी ड्यूरेशन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये 2.5 आवर है, दैट इज 150 मिनट है। 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चंस को यहां पर करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो 40 मार्क्स को आपने देख लिया कि पार्ट ए से आ रहे हैं। पार्ट बी की अगर हम बात करें, जो कि कंसर्न सब्जेक्ट होता है, जिसमें कि आपसे वेरियस काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, इसमें आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 110। और इसी कंसर्न सब्जेक्ट वाले यूनिट में ही यहां पर जो 2 यूनिट हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंक्लूडेड रहती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि 150 मिनट का आपको टाइम मिलता है, 150 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। आगे देखो, अगर हम बात करें इसमें नेगेटिव मार्किंग की, तो जी हां, बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखने को मिलती है। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब देखिए, हम यहां पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे फूड माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। देखो, यूनिट नंबर 2 जो है आपकी सिलेबस की, उसमें इस पर्टिकुलर यूनिट को डिस्क्राइब किया गया है। इनमें कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो हम इन सारे के सारे जो टॉपिक्स थे उनको यहां पर सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं, 1 by 1। सबसे पहले यहां पर आपसे बोला गया है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एसोसिएटेड विद फूड। तो सीधे सीधे आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन कौन से माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कि फूड में स्पॉइलेज कॉज कर सकते हैं, या फिर फूड के लिए यूजफुल भी हो सकते हैं, या उनको अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपको डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पर वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप पढ़ते हो, तो बेसिकली हम यहां पर 2 टाइप से इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोट्स और दूसरे होते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में आप यहां पर बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ते हो और यूकैरियोट्स में हम जनरली यहां पर ईस्ट और मोल्ड के बारे में पढ़ते हैं। और यही तीनों माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इस यूनिट में। इन तीनों माइक्रोब्स से ही रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे देखो, अब बात हो रही है इनके मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी में हम यहां पर इनके शेप के बेसिस पर इनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, कोकस बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरल होते हैं, विब्रियो होते हैं, रॉड शेप के होते हैं, बैसिलस। तो उन सब बेसिस पर हम यहां पर इनकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं।
प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पर इनको हम क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि सार्सिना क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस क्या होते हैं, उसके बेसिस पर हम यहां पर इसको क्लासिफाई करते हैं। और इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम यहां पर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में भी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें बैक्टीरिया के केस की, तो हम यहां पर ग्राम पॉजिटिव को पढ़ते हैं एज वेल एज ग्राम नेगेटिव को यहां पर पढ़ते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं इन डेप्थ, अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है। सिलेबस में बहुत ही छोटे वर्ड्स में इसको लिखा हुआ है, बट अगर आप डिटेल में देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहां से पढ़नी होती हैं। आगे देखो, अब बात हो रही है फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल ग्रोथ के बारे में। अब इसको आपको पता होगा कि दो टाइप के फैक्टर्स बेसिकली होते हैं, एक होता है आपका इंट्रिंसिक फैक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इनमें भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि पीएच, वाटर एक्टिविटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो सब के सब फैक्टर्स को आपको यहां पर डिटेल में पढ़ना होता है। इसके अलावा यहां पर टेम्परेचर का क्या रोल होता है, इसके बारे में देखना होता है। एरोबिक और एनारोबिक हम कैसे क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोब को, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बेसिस पर या उसके एब्सेंस के बेसिस पर हम यहां पर क्लासिफाई करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ यहां पर आप ग्रोथ कर्व को भी पढ़ते हो, जिसमें कि डिफरेंट काइंड ऑफ फेजेस, जैसे कि लैग फेज, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल, स्टेशनरी फेज। तो ये सारी चीजें आप यहां पर पढ़ते हो। आगे बात हो रही है अब माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स की। यहां पर आपको क्या पढ़ना होता है, तो देखो हमारी जो FSSAI है, इसने अलग अलग माइक्रोब्स के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ फूड में अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स निर्धारित कर रखे हैं, और ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। रेगुलेशंस में अगर आप इसको पढ़ोगे तो इन डिटेल वहां पर एक चार्ट के फॉर्म में आपको ये मिल जाता है। तो इसके बारे में भी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। आगे अब बात हो रही है सोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड। डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड है, वहां पर सॉइल से भी माइक्रोब्स एंटर कर जाते हैं, वाटर से भी, और एयरबॉर्न भी ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि फूड में आते हैं और स्पॉइलिश कराते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब अगली यहां पर जो यूनिट है, अगला जो यहां पर सेक्शन है, उसकी अगर हम बात करें तो वो है फूड स्पॉइलेज। फूड स्पॉइलेज में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो बहुत सारे माइक्रोब आपको पढ़ने होते हैं, खास करके बैक्टीरियाज, मोल्ड और ईस्ट के बारे में आपको पढ़ना होता है। इसमें भी देखो कुछ इंपॉर्टेंट फूड स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ कमोडिटीज में हम डिफरेंट काइंड ऑफ स्पॉइलेज पढ़ते हैं, जैसे कि ग्रेन्स में हम अलग टाइप के बैक्टीरियाज और मोल्ड को देखते हैं जो कि स्पॉइलिश कॉज करते हैं। ऐसे ही डेयरी प्रोडक्ट में, ऐसे ही फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट में डिफरेंट काइंड ऑफ स्पॉइलिश कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं। अब आगे देखो, यहाँ पर अगली जो आपकी टॉपिक है वो है आपका फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में भी बताया गया कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है और टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको देखना है। तो टाइप्स में अगर बेसिकली आप देखोगे तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एसिडिक फर्मेंटेशन, इसके बारे में आपको यहां पर पढ़ना होता है। आगे यहां पर बताया जा रहा है कि कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि फर्मेंटेशन कराने में यूज में लाए जाते हैं। तो जनरली आपको देखने को मिलता है सैक्रोमाइसिस की डिफरेंट स्पीशीज, लैक्टोबैसिलस की डिफरेंट स्पीशीज, जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ फूड में फर्मेंटेशन कराने का काम करती हैं। आगे देखो, यहां पर अब डेयरी फर्मेंटेशन की भी बात हो रही है, यानी योगर्ट का प्रिपरेशन या बटर मिल्क का प्रिपरेशन, उसके लिए कौन से माइक्रोब को यूज में लाया जाता है। इसके अलावा देखो, यहां पर फर्मेंटेड फूड्स को भी लिखा हुआ है। कुछ फूड्स ऐसे हैं जिनको यहां पर डिट्टो लिख दिया गया है, उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, उनके पूरे फ्लो चार्ट को पढ़ना है कि कैसे उनमें फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, जैसे कि आपका विनेगर है, इसमें बेसिकली एसिटिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है वो फर्मेंटेशन कराता है। आगे देखो, यहां पर सॉरक्रॉट है। सॉरक्रॉट की अगर हम बात करें तो यहां पर लैक्टोबैसिलस की डिफरेंट स्पीशीज होती हैं जो कि यहां पर फर्मेंटेशन कराती हैं। ऐसे ही सोया सॉस है, बियर वाइन में अगर पर्टिकुलरली बात करें तो सैक्रोमाइसिस की डिफरेंट स्पीशीज हैं जो कि फर्मेंटेशन कराती हैं। तो इनको भी हम यहां पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और भी ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स होते हैं जिनमें किस टाइप का फर्मेंटेशन होता है, उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। तो ये तो आपकी बात हो गई सिलेबस ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी की। यूनिट नंबर 2 में आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं जब आप सिलेबस को देखते हो। तो इन सारी चीजों को देखो, यहां पर बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन हमको बहुत ज्यादा इन डेप्थ और बहुत ज्यादा डिटेल में इन सारी चीजों को पढ़ना होता है, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखो, अब जो यहां पर अगली यूनिट है हमारी, वो है बायोमोलिक्यूल्स की। बायोमोलिक्यूल्स को आप फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो भी टॉपिक आपको देखने को मिलेगा वो इन्हीं दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, और इसको यूनिट नंबर 3 में डिस्क्राइब किया गया है जब आप सिलेबस को ओपन करते हो। और ये कंसर्न सब्जेक्ट वाला जो आपका पार्ट बी है, उसमें यूनिट नंबर 3 में डिस्क्राइब किया गया है। अब देखो, यहां पर सबसे पहले देखते हो आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको पढ़ना होता है। कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है? पहली चीज है क्लासिफिकेशन। पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर जो यूनिट्स होती हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। इसके अलावा सॉल्युबल और इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स को आप यहां पर अलग से पढ़ते हो।
प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप से इसको क्लासिफाई किया जाता है कि जैसे केमिकल बेसिस पर, स्ट्रक्चरल बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है इसका। लिपिड्स की अगर हम बात करें तो सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड, इसमें हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। इन तीनों के जो आपके यूनिट्स होते हैं, जो मोनोमर्स होते हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं। कैसी इन जो मोनोमर्स होते हैं उनमें लिंकेज कैसा होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड के भी बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आगे क्लासिफिकेशन के बाद यहां पर बात हो रही है स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चरल बेसिस पर आप यहां पर अलग अलग टाइप के प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को या लिपिड को पढ़ते हो, और इन तीनों को हम लोग बेसिकली बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में इनकी जरूरत पड़ती है। आगे देखो, अब यहां पर बात हो रही है बायोसिंथेसिस की, यानी आपकी बॉडी के अंदर कैसे सिंथेसाइज होते हैं, कैसे इंटर कन्वर्जन इनका देखने को मिलता है, वो सारी की सारी रिएक्शंस को आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म एंड कैलोरीफिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म में आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अलग अलग टाइप के मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हो, तीनों को सेपरेटली पढ़ते हो। डिफरेंट काइंड ऑफ साइकिल्स आपको पढ़नी होती हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल। अलग अलग टाइप की प्रोसेस आपको पढ़नी होती हैं, जैसे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस। ये सारी चीजें आपको यहां पर कवर करना होता है। कैलोरीफिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज आपको देखनी होती है, जैसे कि ग्रॉस फ्यूल वैल्यू क्या होती है, फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू क्या होती है। इसके अलावा कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज में लाया जाता है, ये सारी बातें हम यहां पर इन टॉपिक्स में पढ़ते हैं। आगे देखो, अब बात हो रही है अगले टॉपिक की, जो कि है आपका एंजाइम्स। एंजाइम्स में पर्टिकुलरली बात हो रही है यहां पर क्लासिफिकेशन की। तो 6 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम देखेंगे, जैसे कि ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या होते हैं, लाइज क्या होते हैं, लाइगेज क्या होते हैं। इसके अलावा देखो, इसके काइनेटिक्स की बात हो रही है, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम को भी हम यहां पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा देखो, फैक्टर्स कंट्रोलिंग एंजाइम एक्टिविटीज। फैक्टर्स कंट्रोलिंग एंजाइम एक्टिविटीज में आप पीएच, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हो। आगे देखो, बात हो रही है एंजाइम यूज ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग। इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं कि फूड प्रोसेसिंग में कौन कौन से एंजाइम को आप यूज करते हो, तो इसको भी हम यहां पर क्लासिफाई करेंगे कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, इसके बेसिस पर। ठीक है, उसमें भी हम यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स को पढ़ेंगे, जैसे कि पेक्टिनेजेस को अलग से पढ़ते हैं। प्रोटीएजेस में हम लोग यहाँ पर फाइसिन, ब्रोमेलिन, पेपेन, इन सबको यहाँ पर पढ़ते हैं। ऐसे ही लाइपेजेस में भी हम डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसके बाद देखो, यहाँ पर बात हो रही है मॉडिफिकेशन ऑफ फूड बाय एंडोजिनस एंजाइम्स, यानी जो फूड के अंदर खुद के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उससे फूड में कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं। खास करके देखो, जो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है उसके लिए यहाँ पर एंडोजिनस एंजाइम्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करी जाती हैं। आगे जो अगला यहाँ पर टॉपिक आता है वो है आपका विटामिन एंड देयर टाइप्स। विटामिन में भी हम पर्टिकुलरली फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करते हैं, उनसे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीजेस की बात करते हैं, उनका जो आरडीए होता है उसकी पर्टिकुलरली बात करते हैं। बहुत ही डिटेल में हम यहाँ पर इन टॉपिक्स को कवर किए हुए हैं या कवर करेंगे इन फ्यूचर। मिनरल्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आप माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स इसको सब क्लासिफाई करके पढ़ते हो। ठीक है, उनमें भी पर्टिकुलरली बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी के बारे में, यानी ह्यूमन बॉडी में ये जो मिनरल्स हैं इनसे क्या क्या फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, इनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीजेस देखने को मिलती हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर डिटेल में करने वाले हैं। इसके अलावा देखो, लास्टली यहाँ पर बात हो रही है प्लांट एल्कलॉइड्स एंड देयर यूजेस की। तो बेसिकली प्लांट एल्कलॉइड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि फ्लेवर को इंपार्ट करने का काम करते हैं, कलर वगैरह को इंपार्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ एल्कलॉइड्स को पढ़ते हो, जैसे कि कैफीन है, कैटेचिन है, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं। अलग अलग टाइप की स्पाइसेस में अलग अलग टाइप ऑफ एल्कलॉइड्स के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं। लास्टली देखो, अब यहाँ पर बात हो रही है एनिमल एंड प्लांट टॉक्सिन्स के बारे में। इनको हम कंबाइनली एएनएफ भी बोल सकते हैं, दैट इज एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर भी बोल सकते हैं, या नेचुरल टॉक्सिकेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये नेचुरली एनिमल्स में या प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा माइक्रोब्स में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आप टॉक्सिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ोगे, जैसे कि साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, हीमोग्लूटिनिन्स क्या होती हैं, उनसे क्या क्या यहाँ पर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं अगर आप उनका कंजप्शन कर देते हो तो। इसके अलावा जो लथाइरोजेंस होते हैं उनसे क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं अगर आप उनका कंजम्पशन करते हो। उनका जो केमिकल नेचर होता है वो क्या होता है, कौन से केमिकल्स उनमें पाए जाते हैं जो कि एज अ टॉक्सिकेंट वर्क करते हैं, इन सारी चीजों को आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ते हो। इसके अलावा कुछ माइकोटॉक्सिन्स के बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे कि एफ्लाटॉक्सिन हो गया। आगे देखो, यहाँ पर अब बात हो रही है पेस्टिसाइड्स की। तो पेस्टिसाइड के कुछ ऐसे रेसिड्यूज होते हैं जो कि आपके फूड में इंटर कर जाते हैं और वो आपको हार्म इफेक्ट यहाँ पर देते हैं अगर आपने उनका कंजम्पशन किया तो। इसके जो रेसिड्यूज होते हैं उसके लिए भी एफएसएसएआई ने डिफरेंट रेगुलेशन बना रखे हैं कि कौन से पेस्टिसाइड का कितना अमाउंट का लिमिट है जो कि आप कंज्यूम कर सकते हो। आगे देखो, यहाँ पर बात हो रही है मेटल्स। यहाँ पर मेटल्स में भी हम पर्टिकुलरली हैवी मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनको कंज्यूम करने के बाद आपको डिफरेंट काइंड ऑफ
एडवर्स हेल्थ इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि लेड, कैडमियम, मर्करी वगैरह हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आगे बात हो रही है फूड एडिटिव्स की, तो फूड एडिटिव्स को हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि कलर्स जो होते हैं, एडेड कलर्स, इसके अलावा फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, इमल्सिफायर्स, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, बहुत ही डिटेल में हम यहाँ पर इस पूरी यूनिट को कवर करने वाले हैं। तो ये तो बात हो गई आपका बायोमोलिक्यूल के सेक्शन की। इसमें जो भी टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे उन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया। अब आगे देखिए, अगर आप फुली फ्लेज से तैयारी करना चाहते हो राजस्थान एफएसओ की, तो ये तो सिर्फ 2 यूनिट की बात हुई है अभी आपके सामने। इसके अलावा बहुत सारी वेरियस यूनिट्स हैं, टोटल 11 यूनिट्स आपको इन डिटेल पढ़नी होती है। तो अगर आपको एक अच्छा स्कोर लाना है, आपको सेलेक्ट होना है, तो आपको पहले से ही इसकी तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहां पर स्वा एजुकेशन की तरफ से 5 अगस्त को न्यू बैच को लॉन्च किया जा रहा है। अगर आप फुली फ्लेज तैयारी करना चाहते हो तो इस बैच में एनरोल करके अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये था आज आपका वीडियो जिसमें आप लोगों ने देखा राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर में आने वाले 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, 2 इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू।